नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, विशेषाधिकार व शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं। तो 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि बोलेगा संसद के कितने सदन हैं, यदि संसद के सदनों के बारे में बोलेगा तो संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। यदि पूछेगा संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के अंग 3 हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संसद के अंग 3 हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और सदन पूछेगा तो सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए। आगे देखते हैं। लोकसभा। लोकसभा संसद का निचला सदन है, जिसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा भी कहते हैं। तो लोकसभा जो है संसद का निचला निम्न सदन है। ठीक है, जिसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा भी कहते हैं। ठीक है, सन 1954 में जनता का सदन नाम के स्थान पर लोकसभा शब्द को अपनाया गया। तो देखिए, 1954 में जनता के सदन के नाम के स्थान पर लोकसभा शब्द को अपनाया गया। तो पहले जो लोकसभा को जो जनता के सदन के नाम से जाना जाता था, 1954 में उसे बदलकर लोकसभा कर दिया। लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है? 550। तो लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो मैक्सिमम 550 है। लोकसभा लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। तो जो लोकसभा है वो संपूर्ण भारत के जितने भी लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। कौन? लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। तो जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु निर्धारित की गई है वह है 25 वर्ष। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो विघटित यानी भंग हो जाती है या विघटित भंग की जा सकती है। तो देखिए, लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। लोकसभा अपने सामान्य जो कार्यकाल है इसका 5 वर्ष, जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो यह स्वतः ही विघटित यानी भंग हो जाती है। और उससे पहले विघटित या भंग की जा सकती है। तो इसका कहने का क्या अर्थ है? राष्ट्रपति महोदय जो राष्ट्रपति महोदय हैं वह प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी विघटित या भंग कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। तो उसका कहने का क्या मतलब है? जो लोकसभा की अवधि है, यदि आपातकाल लगा है तो लोकसभा की जो अवधि है वो एक बार में सिर्फ 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में, मतलब इसे और आगे नहीं बढ़ा सकते। कब? यदि आपातकाल खत्म हो गया तो उसके बाद 6 महीने की अवधि से इसका विस्तार नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा वो उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। तो लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, जो लोकसभा वो उसके जो प्रतिनिधि है उनका मुखिया होगा। जब लोकसभा विघटित भंग होती है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है? जो लोकसभा यदि किसी कारण से भंग हो गई, विघटित हो गई, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वह अपने पद पर नई लोकसभा की बैठक तक अपना पद धारण करता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब थे। ठीक है, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर साहब। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। मीरा कुमारी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है,
अब देखते हैं राज्यसभा। तो देखिए राज्यसभा का संसद। अब देखते हैं राज्यसभा राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है, जिसे दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा भी कहा जाता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है, जिसे तेरी माँ की चूत। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है, जिसे दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा भी कहा जाता है। तो देखिए जो राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन है, ठीक है। इसे दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा भी कहा जाता है। सन 1954 में राज्य परिषद के स्थान पर राज्यसभा शब्द को अपनाया गया। तो जैसे 1954 में लोकसभा के जनता सदन के स्थान पर लोकसभा शब्द को अपनाया गया, वैसे ही 1954 में राज्य परिषद के स्थान पर राज्यसभा शब्द को अपनाया गया, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, यानी राज्यसभा के जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो है 250। सभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे ही राज्यसभा राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु निर्धारित की गई है वह है 30 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है आयु। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल है 6 वर्ष, और हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदस्य का, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। इस पॉइंट को आप समझिए अच्छे से। देखिए, राष्ट्रपति न तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, परंतु राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, विधेयक है, कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देते। तो देखिए, संसद से कोई विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति महोदय जब तक उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देते वह विधि नहीं बनता, वह कानून नहीं बनता, ठीक है। तो कोई विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, तो जब राष्ट्रपति महोदय उसे अपनी स्वीकृति दे देते हैं तब वह विधि बनता है, तब वह कानून बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और तत्काल कार्यवाही की जरूरत है तो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में बताया गया है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात करता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही बुलाई जाती है, ठीक है। जो संसद की संयुक्त बैठक है वह राष्ट्रपति महोदय द्वारा बुलाई जाती है। और क्यों बुलाई जाती है? मानो किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो रहा है, ठीक है, किसी विधेयक को लेकर मतभेद उत्पन्न हो रहा है, तो उस संबंध में राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ठीक है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष महोदय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। आगे देखते हैं,
संसद व उससे संबंधित महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद हैं। तो देखिए अनुच्छेद 79, यह अनुच्छेद संसद के गठन के बारे में बात करता है। तो संसद के गठन के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया है। अनुच्छेद 80, यह अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 81, इस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बात करता है। तो 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ठीक है, ये तीन तो आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 82, यह अनुच्छेद प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन के बारे में जो बात की गई है वह की गई है अनुच्छेद 82 में। अनुच्छेद 83, इस अनुच्छेद में संसद के जो सदनों की अवधि है उस चीज के बारे में बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 84, यह अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई है, जो योग्यताएं निर्धारित की गई है उस संबंध में बात की गई है अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 86, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति का सदनों, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने के अधिकार के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति का जो सदनों को संबोधित करना और संदेश देने का अधिकार है वह अनुच्छेद 86 में बताया गया है। अनुच्छेद 89, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के सभापति व उपसभापति के बारे में प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 89 में क्या बताया गया है? राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। अनुच्छेद 93, यह अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित है। तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 97, यह अनुच्छेद राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 97 में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है, अनुच्छेद 97। ठीक है। अनुच्छेद 122, संसद की कार्यवाहियों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता। तो देखिए जो संसद की जो कार्यवाहियां हैं इनके संबंध में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, न्यायालय का हस्तक्षेप इसमें नहीं है। संसद की कार्यवाहियों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।